हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं ओलैप की, यानी कि प्रैक्टिकल्स की। यहाँ पे बात होगी जिसमें आप बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल हैं उन्हें परफॉर्म करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया था उसका जो हमारा एम था वो था स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन का जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है ये आपने स्टडी किया था। आपने जो स्लाइड थी उसके माध्यम से देखा था कैसे यहाँ पे पॉलन का जर्मिनेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। साथ ही आपने पढ़ा था यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। जब आपने थोड़ी पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे कहा था जो मेल गैमेट है प्लांट का, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है और पॉलन जर्मिनेशन किस प्रकार से हुआ है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल था वो यहाँ पे स्टार्ट किया था। और हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसका हमारा जो एम है वो है स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। यानी कि इस प्रैक्टिकल में हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के बारे में बात करेंगे। मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब आप कहेंगे हम सॉइल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हम किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं चाहे आप थ्योरी कर रहे हैं, आपको जो भी आप चीज स्टडी करते हैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए या रीजन पता होना चाहिए क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। सॉइल को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप ये कहिए लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने कहा कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो कहाँ से हमें मिल रहा है। हमने कहा अगर हम कहें जो प्लांट हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइफ के लिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्लांट से ही मिल रही है, हमें फूड प्लांट से ही मिल रहा है। जो प्लांट है वो यहाँ पे जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, उसके रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने देखा तीनों ही जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या क्या हमने कही। हमने कहा ऑक्सीजन है, हमने कहा पानी है और हमने कहा भोजन है। तीनों ही चीजें वो कौन इंक्लूड है, प्लांट्स इंक्लूड है। ठीक है, तीनों ही चीजें किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। अब हमने कहा जो प्लांट है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सॉइल, क्योंकि सॉइल में ही जो प्लांट है वो ग्रो होते हैं। सॉइल से ही वो अपने लिए न्यूट्रिएंट लेंगे, सॉइल से ही अपने लिए पानी लेंगे और तब जाके जो प्लांट है वो ग्रो होते हैं। तो अब आप समझते हैं सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सॉइल है। अब सॉइल के अलग अलग टाइप, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये होता है ताकि आपको सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसके गुणधर्मों के बारे में अगर आपको पता रहेगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार का प्लांट ग्रो हो सकता है। देखिए हमने कहा था कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। अब आपको ये देखना है मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि आप आगे बात करेंगे मिट्टी भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें आपने सैंड, सैंड और क्ले के बारे में पढ़ा है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी होगी तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, जो जल धारण क्षमता होती है, वो भी अलग अलग होती है। ये हम सिर्फ पानी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार से होते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, यानी कि जल धारण क्षमता का। हमने कहा किसी पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपने धान के बारे में सुना होगा, आपने देखा भी होगा, हो सकता है कि आपने रोपाई भी की होगी। तो क्या होता है जब आप धान को रोपाई करते हैं तो पूरा जो खेत है वो पानी से भरा हुआ रहता है। इसका मतलब धान की जब रोपाई आप करते हैं, धान के पौधे को जब आप लगाते हैं, वहां पे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं को आप सिंपली बो देते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरा जो खेत है वो पानी से भर दिया गया है। डिफरेंस है दोनों पौधों में। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या है, जब आपको मृदा के प्रकार के बारे में पता रहेगा, मृदा के जो गुणधर्म है उसके बारे में आपको पता रहेगा, तो आप जानते हैं किस प्रकार का पौधा किस प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। ये अगर आप ये जो जानकारी रखते हैं तो ये आपके लिए, अगर आप कृषि कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फसल उगा रहे हैं, उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। इतनी बात क्लियर है। तो जानेंगे सॉइल क्या होती है, सॉइल की कंपोजिशन क्या होते हैं, सॉइल कितने प्रकार की होती है और सॉइल के गुणधर्म क्या होते हैं। थ्योरी भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास आता है एनिमेशन, सिमुलेटर और वीडियो, तीनों के माध्यम से जानेंगे कि आप किस प्रकार से सॉइल के जो गुणधर्म है उन्हें चेक कर सकते हैं। इजी है। अब आप क्या करेंगे, जिस भी सॉइल को आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना होगा, उसके गुणधर्म देखने होंगे, आप क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है। तो आप जानते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा Our aim is to collect the sandy soil for texture, moisture content, pH and water holding capacity। ठीक है, आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से आपको मृदा को इकट्ठा करना है और क्या क्या चीज हम देखेंगे, सॉइल का टेक्सचर हम देखेंगे, सॉइल में मॉइस्चर कितना है क्या है वो हम देखेंगे, सॉइल का पीएच हम देखेंगे और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता को हम यहाँ पे देखेंगे। आप कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, सॉइल का टेक्सचर, मॉइस्चर, पीएच और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इतनी बात क्लियर है। ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको अभी तक क्या चीजें दिखाई गई हैं, आपको बताया गया है सॉइल इज द अपर humus containing a layer of the earth consisting of rock and minerals particles mixed with decaying organic matter। ठीक है, सॉइल क्या है, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है वो सॉइल है। आप जानते हैं वो क्या है, सॉइल है, आप सबने देखा है, आप सभी जानते हैं। क्या क्या होता है सॉइल में, आपने कहा रॉक होते हैं, ठीक है, पत्थर भी होते हैं, मिनरल्स पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो भी यहाँ पे क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि आपने कहा कि कोई किसी भी एनिमल, किसी भी पशु की जो डेड बॉडी होती है या फिर किसी भी प्लांट की के जो क्या होते हैं यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, या फिर कोई भी जो प्लांट है जो सूख गया है तो वो सारी चीजें कहाँ पे मिक्स होती हैं, मिट्टी में मिक्स होती हैं। ठीक है, क्या चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहा देखिए कोई भी चीज है, कोई भी क्या है यहाँ पे कोई डेड एनिमल है, किसी की डेड बॉडी है, तो वो कहाँ पे आप किसी ऐसे स्थान पे रखते हैं जहाँ पे जो खाली जगह हो, बेसिकली आप कहाँ पे रख रहे हैं, मिट्टी में रख रहे हैं। ठीक है, अब उस डेड बॉडी का क्या होगा, अपघटन होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, और आप देखते हैं कि जो बॉडी थी वो मिट्टी में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने कहा जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, वो क्या करते हैं, उस बॉडी का अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो बॉडी है धीरे धीरे वो क्या होती है, अपघटन के बाद, अपघटन यानी कि निम्नीकरण, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उसे छोटा कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को खा करके अपना फूड ले रहे हैं, और जो वहां पे न्यूट्रिएंट हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वो मिट्टी में ऐड कर रहे हैं। सेम वही प्लांट के साथ भी हो रहा है, जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट सूख गया है या पौधे की पत्तियां हैं, वो सारी कहाँ पे मिलती है, मिट्टी में मिलती हैं। ठीक है, उनका भी क्या होता है, अपघटन होने लगता है, और वो क्या बनाती हैं वहां पे, खाद के रूप में वहां पे मिट्टी के साथ ऐड हो जाती हैं। ठीक है, सॉइल सस्टेन प्लांट लाइफ एंड कंटेन्स न्यूमरस लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आपको यही बताया था कि जो लाइफ है, लाइफ के लिए जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मिट्टी में पाए जाते हैं। सॉइल अलोंग विद एयर एंड वाटर इज वन ऑफ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि सॉइल, वाटर यहाँ पे आपको दिखाई गया है, और एयर, 3 क्या है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है, विच वी कैन नॉट लिव विदाउट। अब देखिए आपको कहा गया है कि चाहे आप बात करें सॉइल की, आप बात करें एयर की, आप बात करें वाटर की, हम इन तीनों के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, A productive soil contain approximately 46% minerals matter, 4% organic matter and 25% water and 25% air। एक जो प्रोडक्टिव सॉइल होती है, उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उसका आपको कंपोजिशन बताएगी कि 46% मिनरल्स पाए जाते हैं, जो 4% ऑर्गेनिक मैटर होगा, 25% वाटर यानी कि जल होता है, 25% एयर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नीचे आपको बताया गया है सॉइल का कंपोजिशन, ये आपको सॉइल का कंपोजिशन है, ये जो आपको बताया गया इसमें मिनरल्स आ गए हैं, ये वाटर है, ये एयर है, और ये 4% आपका ऑर्गेनिक मैटर दिखाया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो आपने क्या कहा था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल आर ड्यू टू द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल को हमने सबसे पहले उसके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई किया है, सैंड, सिल्ट और क्ले। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, सैंड पार्टिकल सबसे बड़ा है और क्ले सबसे छोटा है, बीच की पोजीशन आती है सिल्ट की। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज अच्छे से डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल के टेक्सचर की अगर बात करें
तो आप देखेंगे सॉइल टेक्सचर इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टर ऑफ सॉइल विच इज यूज्ड इन बोथ द फील्ड एंड लैबोरेटरी टू डिटरमाइन क्लासेस फॉर सॉइल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल टेक्सचर। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है सॉइल का टेक्सचर। द सॉइल टेक्सचर डिपेंड अपॉन द proportion of the constituent soil particles of different size. The terms sand, silt and clay refer to particle size. Sand is largest and clay is smallest. सेम बात आपको बताई गई है कि यहाँ पे क्या है, जो सॉइल है सॉइल के पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने 3 प्रकार की सॉइल की यहाँ पे बात की है, जिसमें सबसे बड़ा पार्टिकल सैंड का है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे क्ले का होगा। ठीक है, द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज 0.05 to 2 millimeter. Silt particles are 0.002 to 0.05 and clay is smaller than 0.002 to mm. ठीक है, तो ये आपको क्या बताए गए हैं, आपको तीनों ही प्रकार के सॉइल के जो साइज है, जो पार्टिकल का साइज है वो आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आपको बताया गया है द सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल इज अ टूल यूज्ड टू visualize and understand the meaning of soil texture names. The below figure shows each of the 12 texture classes based on the percentage of sand, silt and clay. चलिए इसके बेसिस पे आपको बताया गया है यहाँ पे अलग अलग जो परसेंटेज हैं किसके, तीनों प्रकार के सॉइल के, यानी कि सैंड, क्ले और सिल्ट के आपको क्या बताए गए हैं, यहाँ पे परसेंटेजेस बताए गए हैं। आपने क्या यहाँ पे समझा, देखिए अब जो सैंड यहाँ पे सैंड के अलग अलग प्रकार आपको बताए गए हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे आपको सैंडी क्ले बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सैंडी क्ले लोम बताया गया है, यहाँ पे लोमी सैंड सैंड बताया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी यहाँ पे क्या है कंपोजिशन में है, यानी कि दो मिट्टी यहाँ पे आपस में मिल रही है। तो आपको क्या बताया गया है, इफ वी नो द सैंड, सिल्ट एंड क्ले परसेंटेज ऑफ सॉइल, then the texture class can be identified from the texture triangle. Say for example, soil consists of 12% clay, 55% sand and 31% silt. We will see how to determine the texture of classes of the soil. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर हमें तीनों प्रकार की सॉइल का परसेंटेज पता है तो उस सॉइल का हम टेक्सचर पता यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा मात्रा में कौन सी सॉइल होगी। अब जब आपको पता है कि ज्यादा मात्रा में कौन सी सॉइल है तो उसी प्रकार के जो कैरेक्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे। Here the sample soil has 12% clay, so draw a line corresponding to percentage clay. Similarly, draw the lines for percentage sand 55% and the percentage silt 31%. The lines which interact indicate the soil types we have. From the above sample, soil consists of 12% clay, 55% sand and 31% silt. Hence, the soil type is sandy loam. अब आपको क्या करना है, देखिए आपको अलग अलग यहाँ पे क्या दिए गए हैं, परसेंटेजेस दिए गए हैं और उन्हीं परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि वो जो सॉइल है वो कौन से प्रकार की। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, टेक्सचर पढ़ा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पीएच के, सॉइल के पीएच कितना होता है। पीएच के बारे में आप क्या समझते हैं, देखिए पीएच एक स्केल होता है। ठीक है, पीएच एक स्केल होता है जो कि जिसमें नंबरिंग होती है 1 to 14, 1 से 14 तक हमारे पास क्या आती है, नंबरिंग आती है। अब ये जो नंबरिंग है ये हमें किसी भी चीज की एसिड नेचर और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं, यानी कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय है वो हमें बताएगा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में मैंने कहा 1 से 14 तक क्या होती है, यहाँ पे नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बीच वाले पोर्शन को आप देखेंगे जो कि है 7। ठीक है, 7 अगर किसी का पीएच है इसका मतलब है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होगा उदासीन, जिसे आप कहते हैं जैसे कि ना तो वो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा, ना तो उसमें क्षारीय गुण पाए जा रहे हैं ना तो उसमें बेसिक गुण पाए जा रहे हैं। ठीक है, बीच वाला पोर्शन है न्यूट्रल है, जिसमें आप नंबर याद रखेंगे 7। 7 से कम यानी 1 से और 6 के बीच में या फिर 6.9 आप कहिए, इसके बीच में जो भी जिसका भी पीएच होगा वो बताएगा एसिडिटी को, यानी 1 to 7 बताता है एसिडिटी को या फिर अम्लीय गुण को बताता है। 7 बताता है यहाँ पे उदासीन है, यानी कि ना तो अम्लीय गुण है ना ही क्षारीय गुण है, और 7 से जो 14 तक का है वो बताता है यहाँ पे क्षारीय गुण को।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको ये जानना जरूरी है, जब भी आप पीएच के बारे में पढ़ते हैं आपको ये जानना जरूरी होता है कि पीएच, अगर हमने कहा किसी का पीएच 1 है और किसी का पीएच 6 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड के बारे में बात की है, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बात की है, या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में आपने बात की है, तो आपको क्या होना चाहिए पता। देखिए, अगर किसी का पीएच 1 है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू जिसका पीएच 6 यहाँ पे होता है। यानी कि आपने क्या समझा, पीएच स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, जो अगर हम अम्लीय गुण को कहें तो अगर किसी का पीएच 1 है तो वो अम्लीय गुण बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अम्लीय गुण वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, यानी कि जो जिसका पीएच 2 है वो थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, थोड़ा सा कम अम्लीय होगा, जिसका पीएच 3 है फिर और थोड़ा सा कम होगा, और जिसका पीएच 6 होता है या 6.5 होता है उसका जो अम्लीय गुण है वो बहुत कम होता है। ये तो बात थी किसके केस में, एसिड के केस में। अगर हम बात करें क्षारीय गुण के बारे में, हमने कहा कि अगर किसी का पीएच 8 है तो उसमें जो क्षारीय गुण होगा वो कम होता है, लेकिन किसी का पीएच अगर 14 होता है तो उसका जो क्षारीय गुण है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी कि अगर स्ट्रांग बेस की बात करें, हमने कहा स्ट्रांग बेस का जो पीएच है वो है 13-14 है, ठीक है, या 12-13-14 कुछ भी आप कहिए। हमने कहा अगर वीक बेस की हम बात करें, दुर्बल क्षार की हम बात करें, हमने कहा कि जिसका पीएच यहाँ पे 8 होगा। तो समझ रहे दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे है। तो क्या आप पढ़ेंगे, आपने कहा द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड पीएच ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है यानी कि एसिडिटी यानी कि जो अम्लीय गुण को बताता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, एल्कलानिटी भी कहते हैं। तो आपने क्या बात की, आपने कहा कि यहाँ पे जो सॉइल का पीएच है वो आपकी जो सॉइल है, सॉइल की एसिडिटी यानी कि अम्लीय गुण को और एल्कलाइनिटी यानी कि क्षारीय गुण को भी बताता है। तो सॉइल पीएच इज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मिनरल्स। सॉइल का जो पीएच है वो हमें बताता है कि उसमें कितनी मात्रा में मिनरल्स हमें मिल सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम सॉइल पीएच रिक्वायरमेंट। तो आपको ये पता है कि अलग अलग जो प्लांट है, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, हमने कहा जो अलग अलग प्लांट हैं उन्हें अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता है, इसका मतलब उन्हें अलग अलग प्रकार की सॉइल चाहिए, इसका मतलब उनका पीएच भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स प्रीफर pH of around 6 to 7 which is very slightly acidic। ठीक है, तो जो ज्यादा जो प्लांट होते हैं उन्हें pH की आवश्यकता होती है 6 to 7। तो अगर 6 हम कहेंगे तो हमने कहा दुर्बल अम्ल यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट जो हम कैपेसिटी पढ़ेंगे वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जल धारण क्षमता। क्या होती है जल धारण क्षमता। जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, जब आपने बात की थी सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और सिल्ट सॉइल के बारे में, आपने कहा था जिस मिट्टी का पार्टिकल जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही कम जल धारण क्षमता होगी। जैसे कि आपने रेत को देखा है, मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप पानी उसमें डालते हैं तो बहुत जल्दी पानी उस सैंड से, उस रेत से पास हो जाता है। इसका मतलब जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो पानी को होल्ड नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर तक। ठीक है, वही अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे हमने कहा अगर आप चिकनी मिट्टी की बात करते हैं, आप पानी उसमें डालते हैं तो वो जो मिट्टी है वो गीली ही रहती है, ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी सूख गई है या पानी उससे बहुत जल्दी निकल गया है। क्यों, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा बारीक है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे, तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं यानी कि बहुत पास पास हैं। इसका मतलब पानी को निकलने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो वहां पे नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो सैंड है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, किस प्रकार की है। या फिर आपने इस क्ले और सिल्ट के बारे में बात की तो उसमें हम देखेंगे किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। ये भी देखेंगे कि अगर किसी क्रॉप को आपको ग्रो कराना है तो किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता वहां पे होती है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल इज टू रिटेन वाटर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट टू एक्सेस। क्योंकि आपको पता है प्लांट पानी के लिए पूर्ण रूप से मिट्टी पर ही निर्भर होता है। ठीक है, अब मिट्टी पर निर्भर होता है, इसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी है मिट्टी में क्या होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चौबीसों घंटे या हर दिन प्लांट को पानी अलग से दिया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं या फिर जो जंगलों में जितने भी प्लांट होते हैं वो खुद ब खुद ग्रो होते हैं। अब जंगलों की अगर बात की जाए तो कोई भी अलग से पानी नहीं देता है, बल्कि बारिश के पानी पर ही वो निर्भर रहते हैं। जब बारिश होगी तब मिट्टी में पानी ऐड होगा।
लेकिन जब बारिश नहीं होती है तब वो प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि मिट्टी में फिर भी पानी होता है। मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो निर्धारित करती है किस प्रकार से वहां पे जो प्लांट है वो ग्रो हो सकते हैं। ऑल ऑफ द वाटर इन द सॉइल इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ठीक है, जितना भी यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में जितना भी वाटर होता है वो पूर्ण रूप से प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एंड साइज ऑफ द सॉइल्स पोर स्पेस, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी प्लांट के लिए कितना पानी अवेलेबल है ये किस बात पे निर्भर करेगा कि उस मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज क्या है। जैसे कि आपने कहा कि कोई सैंडी सॉइल है, रेत है, और रेत में आप पानी डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत जल्दी ही उस मिट्टी से निकल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्लांट के लिए कितना पानी अवेलेबल है वो किस बात पे निर्भर करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स पे निर्भर करेगा कि सॉइल का पार्टिकल्स किस प्रकार का है। Water holding capacity of the soil is the amount of water held by the capillary space of the soil after the percolations of gravitational water into the deeper layers, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में हमने कहा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, जैसे कि सैंड में, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, तो पानी ज्यादा देर तक उस मिट्टी में नहीं रुक पाएगा, वो सीधे आगे निकल जाएगा। अगर सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो बीच में स्पेस भी बहुत कम होगा, स्पेस कम है तो पानी निकलने में टाइम लगेगा। तो जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, वाटर को ज्यादा देर तक होल्ड कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि जल धारण क्षमता उनकी अधिक होगी। जिस सॉइल के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब उसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। फाइनली सैंडी लोम सिल्ट लोम एंड silt clay loam soil store in the largest amount of water, whereas loamy sand and sandy loam have limited water storage capacity। ये चीज आप तब अच्छे से समझेंगे जब आप प्रैक्टिकल को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। चलिए अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो आपके पास जो प्रोसीजर आएगा, सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से। आपने कहा गार्डन सॉइल है, ह्यूमस रिच सॉइल है एंड रोड साइड सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा यहाँ पे रिवर साइड सॉइल है। चार प्रकार की सॉइल आपने ले ली अलग अलग जगह से। एक तो गार्डन से आपने ले ली, ह्यूमस रिच सॉइल ले ली, ठीक है, रोड साइड की ले ली है, रिवर साइड की आपने ले ली है। नेक्स्ट आपका फिल्टर पेपर आता है, ड्रॉपर्स आपके पास आते हैं, टेस्ट ट्यूब आता है, डिस्टिल्ड वाटर आता है और फनल यहाँ पे आता है। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम पीएच को यहाँ पे स्टडी करेंगे, किसी भी सॉइल की पीएच कितनी है वो अगर हमें स्टडी करना है, उसके लिए हमारे पास जो मटेरियल आता है वो है सॉइल सॉल्यूशन है, ड्रॉपर यहाँ पे आता है, पीएच पेपर बुकलेट आती है। ये देखिए ये पीएच पेपर बुकलेट है। अब ये बुकलेट क्या बताएगी, आपको दिखाएगी, आपको पीएच पेपर बुकलेट में क्या होता है, नंबरिंग दिखाई जाती है और वहां पे कलर्ड किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि किसी का पीएच 1 है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो प्रबल अम्ल है, उसका कलर वहां पे दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से सारे जो अलग अलग करके कलर से आपको दिखाए जाएंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। ये सारी चीजें किसमें बताई जाएंगी, पीएच पेपर बुकलेट में होती हैं, ठीक है। और आपके पास होगी टाइल। तो जिस भी हिसाब से आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, जो भी कलर आपका आएगा आप क्या करेंगे, पीएच पेपर बुकलेट से मैच करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना वहां पे जो रिजल्ट है वो देखेंगे। अब आप अलग अलग जब आप देखेंगे, जैसे कि आप अगर मॉइस्चर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मॉइस्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो जो मटेरियल यहाँ पे चाहिए वो है अलग अलग प्रकार की सॉइल, जैसे कि गार्डन और रोड साइड दो प्रकार के आपने ले ली है। फिर आपने यहाँ पे क्या लिया है, वेटिंग मशीन ले लिया है, बर्नर ले लिया है आपने, और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये जो सारे मटेरियल्स हैं, अब इन मटेरियल्स जो भी चीजें जब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे एक एक करके हम क्या करेंगे, इन मटेरियल्स का यूज करेंगे और इनके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की है, साथ ही हमने पीएच के बारे में बात की है। तो आज के सेशन में हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो सॉइल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो आज के
सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।